गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों अपने जो है 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन कर रहे थे, जिसमें आज अपने पास जो इसका लास्ट टॉपिक रहा है। हाँ, दैनिक जीवन में उपयोगी यौगिक जो है अपनों ने कंप्लीट कर लिए और आज अपना जो है पार्ट नंबर 14 जो है साबुन व अपमार्जक। यहाँ ये टॉपिक जो है वास्तव के अंदर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं हर टॉपिक के बारे में ऐसे बोलता हूँ, तो पहली बात तो ये बिल्कुल हर चीज अपने लिए क्या बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। तो अपने को तो जो है ऐसे ही मुकाबला करना है, चाहे भले सामने कोई भी है। पर लेकिन आज जो अपने पढ़ रहे हैं साबुन व अपमार्जक। साबुन व अपमार्जक जिसे आप बोलते हो सोप एंड डिटर्जेंट। अब साबुन क्या है और अपमार्जक भले आपने नाम सुना है परंतु डिटर्जेंट नाम सुना है। तो इन चीजों के ऊपर आज अपने बात करेंगे कि साबुन जो है इसका निर्माण किस प्रकार हुआ और फिर ये जल के अंदर जो किस प्रकार सहायक कार्य करती है। सेम ऐसे ही अपमार्जक क्या है और ये जल के अंदर किस प्रकार कार्य करता है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बोर्ड के अंदर पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। अभी पूरे 5 नंबर का। हाँ, आपके पास क्वेश्चन आएगा साबुनीकरण। साबुनीकरण की कार्य प्रणाली बताइए। अब ये कार्य प्रणाली जब आप करोगे ना तो पूरे आपको 5 नंबर मिलेंगे, इसीलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले जितनी देर बात की थी वो सारी क्या होती है, एक एक दो दो नंबर के अंदर पूछे जाने के चांस है। हाँ, जो अपनों ने आरेनियस, ब्रोंस्टेड या लुईस संकल्पना की थी, या तो वो 5 नंबर का काम है या फिर ये भी। सबसे बड़ी चीजें यही दो है, तो इसीलिए ये सबसे ज्यादा बड़ा और खतरनाक हथियार है। तो हम बात शुरू कर रहे हैं अपने साबुन से पहले। कभी साबुन किसे बोलते हैं? साबुन वैसे तो आपने नाम सुना भी, कपड़े धोने का, नहाने का, या फिर शैम्पू जो आते हैं, शेविंग क्रीम आती है, सारे एक प्रकार से साबुन के अंतर्गत ही है। अब ये बढ़ती कैसे है या इनका यूज कैसे किया जाता है अपने को ये पढ़ना है। अपने को ये नहीं देखना लक्स आ गई, डिटॉल आ गई, नंबर 1 आ गई, क्या है, नहीं। अपने को देखना है असल में जितनी भी साबुन है वो सारी बनी कैसे है। एक बात तुम्हें बता दूं, ये जितनी भी साबुन होती है ये भाई सारी बढ़ती एक जैसी है। अलग अलग कंपनियां जो क्या करती है इसको अलग अलग रूपों के अंदर जो है बांट देती है, अपना अलग अलग जो है बेचती है, पर लेकिन सारी चीजें एक ही है। अब बात आती है साबुन। साबुन क्या है? साबुन एक जो है उच्च हाइड्रोकार्बन परमाणु का जो एक समूह है। क्या होता है का उच्च वसीय अम्ल को क्या करते हैं, उच्च वसीय अम्ल को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करा दें तो अपने पास क्या होता है, साबुन का निर्माण होता है। साबुन क्या है? उच्च हाइड्रो कार्बन परमाणुओं का समूह। साबुन क्या है? उच्च हाइड्रोकार्बन परमाणुओं का समूह है, जो क्या है अलग अलग अम्लों जैसे स्टेरिक, पोमेटिक या फिर सोडियम पोटेशियम लवण इत्यादि के बने होते हैं। मैं एक तरीके से बना के बता रहा हूं। जैसे निर्माण की बात करें तो साबुन का निर्माण जो है वो होगा उच्च वसीय अम्ल। उच्च वसीय अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाने पर निर्माण कैसे होता है? उच्च वसीय अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने पढ़ा या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करा दे, मिला दे, तो ये क्या करता है, साबुन का निर्माण करता है। कैसे? उच्च वसीय अम्ल
उच्च वसीय अम्ल होता है बच्चों अपने पास CH2COOH। अगर आपको याद है तो ये मैंने इस चीज का नाम बताया था या इसका साधारण नाम होता है, इसका नाम होता है एसिटिक अम्ल COOH। क्या नाम है? एसिटिक अम्ल। अब एक चीज ध्यान देना, CH2COOH क्या है? एसिटिक अम्ल है। हाइड्रोकार्बन, एक तो मैं नाम ले रहा हूं उच्च हाइड्रोकार्बन। उच्च हाइड्रोकार्बन का अर्थ है इसके अंदर कार्बन की श्रृंखला क्या है? बहुत ज्यादा है, और कार्बन ज्यादा होंगे तो हाइड्रोजन भी ज्यादा होंगे। आई बात समझ में? उच्च हाइड्रोकार्बन यानी कि कार्बन ज्यादा है तो क्या होंगे? हाइड्रोजन भी ज्यादा होंगे। हाइड्रोजन ज्यादा होंगे तो मैं यहां पर इस H की जगह क्या लिख रहा हूं? R। क्या लिख दिया? R। अब ये एसिटिक अम्ल R आप किस चीज को बता रहे हैं? हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला। हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला बता रहे हैं। R का अर्थ क्या है? कोई एक लंबी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला। अब ये तो आ गया उच्च हाइड्रोकार्बन परमाणु। नीचे क्या है? उच्च वसीय अम्ल। उच्च वसीय अम्ल यानी कि अगर मैं इसके साथ में CH3COOR CH2COOR जोड़ दिया, अब ये अपने पास क्या बन गया? उच्च वसीय अम्ल बन गया। पहले ये था एसिटिक अम्ल, एक इधर एक और जोड़ दिया CH3COOR, ये भी एसिटिक अम्ल था। जब इसने यहाँ पर कार्बन के साथ बंध बनाता है तो हाइड्रोजन क्या हो जाता है? कम समय से CH2COOR भी क्या है? एसिटिक एसिड है। इसने बंध बनाने के लिए अपने हाइड्रोजन निकाल दिया। इसका नाम क्या बना? उच्च वसीय अम्ल। उच्च वसीय अम्ल। क्या करना है? अन्य या KOH के साथ अभिक्रिया करवानी है। हम अपने ले लेते हैं NaOH। क्या ले लिया? NaOH। अब क्या होगा? अब होता ये है कि ये Na जो है ना क्या कर देगा? इस R को प्रतिस्थापित कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि Na सोडियम एक ऐसी धातु है जो कि अत्यधिक क्रियाशील होती है। अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण यहाँ पर जुड़े हाइड्रोकार्बन के समूह को क्या कर देता है? प्रतिस्थापित कर देता है और समय आकर के जुड़ जाता है। तो ध्यान देना क्या हुआ? ये तो मैंने रफली तुम्हें बताया, इसको साफ कर रहा हूं। क्या हुआ? ये Na जो है R को प्रतिस्थापित करके क्या बना लेगा? CH2COONA। यही होगा। यहां से प्रतिस्थापित होगा तो भी जुड़ेगा, यहां से प्रतिस्थापित तो भी जुड़ेगा। मैं इसको क्या लिख रहा हूं? अब देखो ये R का नाइट सोडियम ये भी बहुत ज्यादा होंगे तो अपने इसको जो है सीधा डायरेक्ट लिखना होगा इस बार। क्या? RCOONA। अब यहां पर इस R का अर्थ क्या है? कार्बन की एक बहुत लंबी बड़ी श्रृंखला है। यहां पर 3 है तो इसलिए मैंने इसके आगे क्या लगा दिया? 3। ये अपने पास आ गया साबुन। क्या आ गया? साबुन। प्लस अपने पास क्या रह जाता है? CH2OH CHOH और CH2OH। ये अलग से बात रहेगी। क्या हुआ? इस Na ने यहां से इस R को प्रतिस्थापित करके खुद जुड़ गया और RCOONA आ गया और बाकी सारा CH2OH जो उधर रह जाता है। ये अपने पास जो बना है इसे बोलते हैं ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल बोलते हैं। तो ये बात है अपने पास साबुन की निर्माण की।
क्या हुआ, जब अपने उच्च वसीय अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम, अब यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह मैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लूं KOH, तो यहाँ क्या होगा KOH, तो यहाँ क्या आ जाएगा RCW, के बढ़ जाएगा, अन्य की जगह क्या आ जाएगा के, बाकी एज इट इज ग्लिसरॉल निर्माण होगा। तो इस प्रकार साबुन का निर्माण जो है इस प्रकार किया जा सकता है। अब जब मैंने RCW लिखा है तो यहाँ पे क्या बताया था, साबुन क्या है, उच्च हाइड्रोकार्बन परमाणु सोडियम या पोटेशियम के लवण होते हैं। साबुन क्या होते हैं, उच्च हाइड्रोकार्बन परमाणु, उच्च हाइड्रोकार्बन परमाणु यानी R, सोडियम या पोटेशियम, क्योंकि सोडियम के सोडियम पोटेशियम लेते तो पोटेशियम, सोडियम या पोटेशियम के लवण होते हैं। लवण होते हैं जिसके अंदर जो है कितने कार्बन हो सकते हैं, तो साबुन के अंदर जो है C12 से C18 के बीच में भाई कार्बन उपस्थित होते हैं। अब इसको मैं साफ कर रहा हूं। क्या लिख रहे हैं, साबुन में C12 से C18 के बीच कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। क्या हुआ, यहां पर मैंने क्या लिया था R क्या था, एक उच्च हाइड्रोकार्बन परमाणु, तो इसने बता दिया साबुन के अंदर जो है लगभग इतने होंगे C12 से 18। तो साबुन का फॉर्मूला होता है भाई, साबुन का सूत्र है C17 H35COONA, ये है, ये R तुम्हें क्या बता रहा है, C17 H35 बता रहा है, COONA सेम आ गया, साबुन अपने पास आ गया C17 H35, यानी कि जो अपने साबुन यूज करते हैं घरों पे, उस साबुन के अंदर कार्बन परमाणु कितने होते हैं, 17। कार्बन परमाणु कितने हैं, 17 होते हैं। तो C12 से 18 के बीच में आ गई बात। तो ये थे अपने पास साबुन की। अब अगर आप मैं चाहूं तो इस समीकरण को यहां पर जो C17 COONA भी लिख सकते हैं। अब जब ये साबुन जल के साथ क्रिया करती है, क्या करती है, जल के साथ क्रिया करती है, तो वो क्या कर लेती है, जल में उपस्थित जो भी अपने पास मेल वगैरह या चिकनाई है उसको जो हटाने का काम करेगी। इस विधि को अपने क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं, या कपड़े को सफाई का कार्य करती है। क्या था, साबुन जल के साथ क्रिया कर सफाई का काम करती है। क्या है, साबुन जल के साथ क्रिया कर सफाई का कार्य करती है। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। बात समझ में आई क्या होता है। अब ये साबुनीकरण पढ़ेंगे। अभी मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे नाम बताया था ना, साबुनीकरण क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन यहीं से आता है, साबुनीकरण क्या है। तो साबुनीकरण क्या चीज है, यानी जल के अंदर क्रिया किस प्रकार करती है, वो अपने को ये चीज पढ़नी है। तो बात शुरू कर रहे हैं साबुनीकरण के क्रिया की। एक चीज और क्या, ये जो साबुन जो है ना, ये खाली क्या है, मृदु जल में कार्य करता है। साबुन क्या है,
मृदु जल के अंदर कार्य करता है। कठोर जल के अंदर कार्य नहीं करता। मृदु का अर्थ है मीठा, कठोर का अर्थ है खारा। अब खारा और मीठा जल आप समझ गए। जो मतलब खारा जल है, खारा पानी, उसके अंदर जो है अगर आप कभी लोगों ने उस खारे पानी के साथ नहाते हैं जल से, तो अपने शरीर क्या होता है, ऐसे चिकना चिकना अजीब सा एहसास होता है। या फिर कपड़े धोते हैं तो वो साबुन जो उस पर चिपक जाती है। क्यों चिपक जाती है? क्योंकि साबुन कभी भी कठोर जल में कार्य नहीं करता, जबकि वो काम करता है सिर्फ मीठे जल के अंदर कार्य करता है। अब साइंस की भाषा में इसे क्या बोला जाता है? मृदु या कठोर जल बोलते हैं। अब ये चीज आपको जो है अलग से नोट डाल के लिखनी है। साबुन जो है खाली मृदु जल में कार्य करती है और कठोर जल में कार्य नहीं करती। अब इस समस्या बचने का उपाय क्या? अब भाई बहुत सारी जगह जो है कठोर जल भी है। इस समस्या से बचने के लिए अपने क्या करते हैं? अपमार्जक का उपयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं? अपमार्जक। अपमार्जक का उपयोग किया जाता है। अपमार्जक का उपयोग करते हैं। जहां पर कठोर जल है वहां पर जो है साबुन कार्य नहीं करती, तो उस साबुन से बचने के लिए अपने क्या करेंगे? अपमार्जक का उपयोग करते हैं। अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट, और डिटर्जेंट का अर्थ होता है टू विप क्लीन, यानी कि एकदम स्वच्छ होना। डिटर्जेंट बोलते हैं सर्फ को, या अपमार्जक बोलते हैं कि सर्फ जो अपने घरों में यूज करते हैं। अब पहले अपनी बात करें अपमार्जक में क्या होता है। मतलब अपमार्जक जो है साबुन से अलग क्यों है, या फिर इसके अंदर ये जो है कठोर और मृदु जल दोनों कार्य कैसे करती है। तो अपमार्जक में क्या होता है? अपमार्जक में क्या है, इसी हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला को थोड़ा सा और ज्यादा आगे बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया? क्या इसके अंदर जो है दो चीजें और मिला दी, और वो दो चीजें अपने पास है। एक तो होती है बेंजीन सल्फोनेट और एक है एल्किल सल्फोनेट। ध्यान देना कैसे, बात अपने कर रहे हैं अपमार्जक की। अपमार्जक के अंदर क्या होता है तो वही साबुन। साबुन के साथ में क्या करते हैं? सोडियम एल्किल सल्फेट। सोडियम क्या आ गया? Na। सोडियम एल्किल सल्फेट, सल्फेट आ गया SO3। क्या है? सोडियम एल्किल सल्फेट। अब सल्फेट SO3 आ गया OR, यानी कि मैं तो बताऊं क्या था? RCOONA। ये चीज थी। अपनों ने जो है साबुन का फॉर्मूला क्या बताया? RCOO। अब RO तो ये इतना है। अब इस Na की जगह यहाँ पे पहले क्या जोड़ दिया? SO3, आगे क्या आ गया? Na। अब ये एक सल्फोनेट लंबा परमाणु आ गया भाई। क्या था? RO की तो बात ही थी, बीच में SO3 एक अलग से जोड़ दिया। इसीलिए ये क्या कर जाता है? कठोर जल के अंदर कार्य कर जाता है। या तो ये चीज ले सकते हैं, या अपने पास एक और भी है। क्या? सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। क्या है? सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। वो क्या होगा? RO। बेंजीन आपको पता है C6H6 SO3Na। क्या हो गया? ROC6H5। हाँ, एक चीज होगा भाई यहाँ पे, एक चीज यहाँ पे क्या थोड़ी सी अलग है। कैसे हुआ ये चीज ध्यान देना। क्या था?
C6H5। अब बेंजीन का फॉर्मूला होता है अपने पास C6H6। ये बेंजीन है और इसकी संरचना इस प्रकार बनती है। ये अपने जो है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ये बेंजीन H ये इस प्रकार है बेंजीन C6H6। अब अगर इस बेंजीन को उठा करके किसी के साथ जोड़ना है, मेरे को क्या करना है, इस समूह को उठा करके किसी दूसरे परमाणु समूह के साथ जोड़ना है। अगर जोड़ना है तो ये बंध तो बनाएगा, बंध बनाना है तो ये क्या करता है, अपना एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल करके जो है यहाँ पर एक बंध का निर्माण करेगा और ये किसके साथ जुड़ता है, SO3। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने रहेंगे, 5, तो यहाँ पे किस लिखता है 5, जबकि बेंजीन का फॉर्मूला तो C6H6 ही है। पर लेकिन ये जो है यहाँ पर जुड़ने के लिए SO3 के साथ जुड़ने के लिए एक हाइड्रोजन कम कर देता है। तो अपने जो है एक तो इसका नाम अपने पास है सोडियम एल्किल सल्फोनेट। सोडियम एल्किल सल्फोनेट, इसका नाम है सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट जुड़े होते हैं। इस कारण ये क्या कर जाता है, कठोर जल में भी कार्य कर जाता है। अब साबुन कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करती, इसका भी कारण है। साबुन जो है मृदु जल में कार्य करती है जबकि कठोर जल में सफाई का कार्य नहीं करती। इसका कारण क्या है, इसका कारण मैं यहाँ बता रहा हूं, और ये वहां पे क्यों कर जाता है, इसका कारण है कठोर जल में क्या होता है, Mg+2 और Ca+2 कैल्शियम+2 के आयन उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। क्या हुआ, कठोर जल में जो है मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयन उपस्थित होने के कारण जो साबुन के अंदर क्या था, RCOONA सोडियम के आयन उपस्थित थे, ये इसको क्या प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। अब अगर मान लो कठोर जल है, उसके अंदर क्या है, मैग्नीशियम और कैल्शियम के अणु है। अब अगर साबुन को कार्य करना है तो वो तभी कार्य कर पाएगा तभी मैग्नीशियम या कैल्शियम के अणु क्या करते, इस Na को प्रतिस्थापित करते, वहां से सोडियम को हटा करके खुद जुड़ जाए, तभी ये जो है सफाई का कार्य कर पाएगा। परंतु क्या होता है, ये सोडियम के अत्यधिक क्रियाशील है, ये एक ऐसी धातु जो ज्यादा क्रियाशील है मैग्नीशियम और कैल्शियम से। अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण साबुन के अंदर उपस्थित Na को प्रतिस्थापित नहीं कर पाता। पर लेकिन जैसे अपने अपमार्जक लेंगे, अपमार्जक में क्या हुआ, ये एल्किल सल्फोनेट जो अणु है इसने क्या कर दिया, सोडियम से दूरी बढ़ा दी। जैसे एक तो मैं यहां से जो है 1 मीटर से किसी बंदे को खींच रहा हूं, एक मैं 100 मीटर दूर से खींचूंगा तो 100 मीटर वाले पर क्या होगा, कम बल लगेगा, यानी उसकी क्रिया क्या होगी, कम। जैसे ये बेंजीन सल्फोनेट जो है R से दूर होगा सोडियम, इसकी क्रियाशीलता यानी क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है, जिसके कारण कठोर जल उपस्थित मैग्नीशियम और कैल्शियम अणु क्या कर देते हैं, इसको प्रतिस्थापित कर पाते हैं। ये चीज एक बार और फिर दोबारा देखना भाई, कहानी जो है यहाँ ये काफी थोड़ी सी ऐसे हो जाती है, परंतु अपने को आराम से इसे ढंग से देखना समझना क्या कहानी क्या हुआ। जैसे जब मान लो ये था साबुन, मैं यार रफली बता रहा हूं, अपने पास C17H35COONA। जैसे आप इसको कठोर जल के साथ मिलाओगे Mg+2 या
कैल्शियम +2 होंगे। अब इस Mg को भी यहाँ से प्रतिस्थापित करना होता है और क्या बनाना होगा, C17H35COOMg। पर लेकिन ये Mg जो है Na को प्रतिस्थापित नहीं कर पाता और यहाँ पर जो है कोई उत्पाद नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि Na क्या अत्यधिक क्रियाशील है। अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण Mg जो इसको हटा नहीं पाता। जैसे एक दिन पहले मैंने बताया था, अगर कोई अत्यधिक पावरफुल व्यक्ति है और दूसरा कमजोर है तो क्या ये कमजोर वाला इसको हटा देगा? क्या नहीं हटा सकता, वो उसको कभी हटा नहीं सकता। तो इस कारण ये यहाँ पे जो क्रियाएं नहीं होती। अब अपनों ने क्या किया, रिएक्शन सेम थी, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया। यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, SO3 O चाहे बेंजीन ले लो, C6H5 और R। अब देखो अब क्या हुआ, इस Na की जो ताकत थी ना, यानी कि जो अभी पावरफुल व्यक्ति था ना, अब वो किसके दम पे जो है अपनी पावर दिखा रहा था, उसको क्या कर दिया, थोड़ा साइड कर दिया, दूर कर दिया। ये Na पावर किसके कारण दिखा रहा था, इस R के कारण। अपनों ने क्या किया, Na तो अत्यधिक क्रियाशील है, वो तो कोई कम हो ही नहीं सकता, परंतु जिसके दम पर वो अपनी ताकत दिखा रहा है उसको दूर ले गए। जैसे दूर ले गए तो बंद लंबाई बढ़ेगी, बंद लंबाई बढ़ेगी तो अब ये मैग्नीशियम क्या कर देता है, इस Na पर जो है अटैक कर देगा, और जैसे अटैक करेगा ये इसको तो भगा देगा साइड में और खुद क्या कर लेता है, R6H5SO3Mg, और ये अपमार्जक जो है जल के अंदर या कठोर जल के अंदर सफाई का कार्य कर जाता है। अब बात समझ में आ गई। ये था अपने देसी भाषा के अंदर भाई क्या हुआ, जिस दम पर वो पावर दिखाता उसको अपने क्या करेंगे, दूर ले गए। दूर ले गए तो ये इधर से अब आक्रमण करेगा, अटैक किया और इसको उठा के बाहर फेंक दिया और खुद वहां जुड़ गया और इसने जो अपना काम कर लिया। तो इस प्रकार क्या होता है, अपमार्जक जो है जल के अंदर, कठोर जल के अंदर जो सफाई के कार्य कर जाते हैं। अब अपमार्जक की एक खास बात और भी है कि ये कठोर जल और मृदु जल दोनों के अंदर कार्य करता है। क्या है, कठोर जल और मृदु जल दोनों के अंदर कार्य कर जाता है। तो ये था कारण साबुन कठोर जल कार्य क्यों नहीं करती, Mg+ और C+ आयन उपस्थित होते हैं जिसके कारण उसके अंदर जो सफाई कार्य नहीं कर पाता। इस चीज से बचने के लिए अपने क्या करते हैं, अपमार्जक का उपयोग करते हैं। अपमार्जक में क्या होता है, सोडियम एल्किल सल्फोनेट या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट के उपस्थित होने के कारण ये क्या करता है, कठोर जल के साथ रिएक्ट करके जो है सफाई का कार्य करता है। अब किस प्रकार करते हैं ये क्रिया अपनी क्या कहलाती है, साबुनीकरण कहलाती है। चाहे अपने पास साबुन है चाहे अपने पास अपमार्जक है, दोनों के दोनों क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो ये साबुनीकरण की कार्य प्रणाली जो अपने करेंगे कल बच्चों। आज के लिए अपने पास इतना ही है। आप लोग जो है सही ढंग से बढ़िया पढ़ते रहो। ओके, गुड बाय, गुड लक।